नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मौर्य वंश को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है और आशा करते हैं कि उससे संबंधित सवाल अगर आप बना रहे होंगे तो सारा सवाल आपका बन रहा होगा। आज हम लोग मौर्योत्तर काल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मौर्योत्तर काल इसलिए इस काल को कहा जाता है चूँकि मौर्य वंश की समाप्ति हो चुकी थी और एक नए राजवंश का उदय हुआ जो शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मौर्य काल पढ़ाते समय हमने आपको कहा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और इस ढंग से एक नए राजवंश का उदय हुआ जो शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और शुंग वंश को ही ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से ही जाना जाता है, या यह कहिए कि ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश से किस प्रकार का सवाल आपके परीक्षा पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश या ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र था। इसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हम लोग देखते हैं वह यह है कि इसके काल में यवन शासक मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में यवन शासक मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वह पुष्यमित्र शुंग का काल था, जिस समय मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करके यहाँ से भगा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और वह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि नामक पुरोहित के द्वारा संपन्न करवाया गया था। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, उसे संपन्न किस पुरोहित के द्वारा करवाया गया? तो वह संपन्न जो करवाया गया है वो पतंजलि के द्वारा करवाया गया है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जब हम आपको स्तूप के बारे में बता रहे थे तो उस समय हमने भरहूत स्तूप की चर्चा की थी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भरहूत स्तूप को बनाने का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। उसके बाद हमने स्तूप का चर्चा करते हुए ही आपको सांची के स्तूप के बारे में भी बताया था कि सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे बनाने का श्रेय अशोक को जाता है, जबकि इसमें रेलिंग लगवाने का कार्य जो किया था वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या चेंजिंग देखने के लिए मिलते हैं? तो जो पहले रेलिंग लगाया जाता था दोस्तों, वह लकड़ी का लगाया जाता था, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने पत्थर का रेलिंग लगवाने का कार्य किया था। तो यहाँ पर एक बातें महत्वपूर्ण हैं कि किस शासक के काल में या किस राजवंश के काल में रेलिंग लगाने का कार्य जो किया गया है वह पत्थरों से किया गया है। तो दोस्तों, वह शुंग वंश का काल है और खास करके सांची के स्तूप में जो रेलिंग लगाने का काम किया है वह पुष्यमित्र शुंग ने किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो मनुस्मृति की रचना शुंग काल में ही देखा गया है, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही हुआ है। दोस्तों, मनुस्मृति सामाजिक नियम और कानूनों से संबंधित एक किताब है। दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे कि मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में किया गया था। अगर यह बातें आती है कि मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति एक साहित्य है जिसमें सामाजिक नियम कानून दिए हुए हैं। यानी एक प्रकार का अगर हम कहें तो मनुस्मृति भी अपने समय का एक संविधान हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें अग्निमित्र के बारे में तो दोस्तों, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। अगर आप
कालिदास की रचना का नाम जानते होंगे, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों, यह रचना कालिदास के द्वारा लिखा गया है, मालविका अग्निमित्रम। कहा जाता है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं और इस रचना में मालविका नामक राजकुमारी और अग्निमित्र ये जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, इनके प्रेम प्रसंगों का चर्चा है, इनके प्रेम प्रसंगों का चर्चा है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं और कालिदास ने इन्हें अपना एक नायक बनाते हुए मालविका के साथ जोड़ते हुए एक रचना किया है, जिसका नाम मालविका अग्निमित्रम है। और इसमें अग्निमित्र साथ ही साथ मालविका के प्रेम प्रसंगों की चर्चा की गई है। इसमें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इतना ही काफी है, यहाँ से ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए, जिसकी हत्या वसुदेव ने कर दी। दोस्तों, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो प्रत्येक वंश में जो एक कमजोर शासक हुआ करता था, उसकी हत्या प्रायः उसका सेनापति ही कर देता था और अपने राजवंश को स्थापित करता था। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल के अंतिम शासक या मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश को स्थापित किया, ठीक उसी तरह से शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने एक नए साम्राज्य को स्थापित किया, एक नए वंश को स्थापित किया और वह कन्नव वंश के नाम से जाना जाता है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप देखेंगे जब हमने आपको बताया था कि मौर्य काल में भारत ही नहीं, भारत से दूर यानी कि विदेशों को लेते हुए पूरे भारत में मौर्य का या मौर्य राजवंश का शासन था, लेकिन अब यहाँ आकर के यह शासन मात्र पाटलिपुत्र तक सीमित होकर के रह गया। किसके शासनकाल में? तो कन्नव के शासनकाल में। एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, उसकी हत्या वसुदेव ने कर दी और एक नए राजवंश कन्नव राजवंश को स्थापित किया, जो मात्र अब पाटलिपुत्र तक सीमित होकर के रह गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी और एक नए वंश को स्थापित किया, जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश के नाम से जाने जाते हैं। सातवाहन वंश के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से दोस्तों कुछ सवाल देखने के लिए मिलते हैं, जिसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, जबकि शुंग वंश को स्थापित करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद कन्नव वंश को स्थापित करने वाला वसुदेव था एवं सातवाहन वंश को स्थापित करने वाला सिमुक है। इसको थोड़ा सा इसी ढंग से आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। तो प्रतिष्ठान कहाँ था? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों, एक बार पुनः देखेंगे कि कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या
सिमुक ने कर दी और एक नए वंश को स्थापित किया, जिसे भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो स्थित है उसे बनाया और इसका साम्राज्य विस्तार जो था दोस्तों वह कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र में है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इसके राजधानी के बारे में तो पूछता ही है, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पूछ लेता है कि इसके साम्राज्य का विस्तृत या इसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। इसका साम्राज्य कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों तक स्थित था। इन्हें आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? तो सातवाहन वंश के शासकों को। चूंकि इनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों तक फैला हुआ था, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वंश का प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इस वंश का प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। अमरावती कला का विकास इसी शासन काल में या सातवाहन शासन काल में ही हुआ है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में अमरावती कला का विकास हुआ। तो सातवाहन शासन काल में अमरावती कला का विकास हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सातवाहन वंश की भाषा जो थी वह प्राकृत भाषा थी और उसकी लिपि जो हुआ करती थी वह ब्राह्मणी लिपि हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम समाज के बारे में देखें तो इसका समाज मातृसत्तात्मक था। ध्यान देंगे दोस्तों, सातवाहन वंश की जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों का नाम जो पड़ता था वो माता के नाम पर पड़ता था। यहाँ पर बच्चों का जो नाम पड़ता था वह माता के नाम पर पड़ता था। यानी आप यहाँ देख रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, माता का नाम पहले आता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका समाज जो था किसका, तो सातवाहन वंश का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था, जबकि राजकुल पितृसत्तात्मक था। अब यहाँ राजकुल से मतलब होता है कि दोस्तों राजा जो बनता था वह पुत्र ही बनता था, पुत्री नहीं बनता था। भले ही सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन माताएं यानी कि लड़कियां राजकुमारी राजा नहीं बनती थी। जब भी राजा बनता था तो पुरुष बनता था, इसलिए इसका जो राजकुल है वह पितृसत्तात्मक था। लेकिन अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वह समाज के बारे में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था, तो वह मातृसत्तात्मक था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे जहां से सवाल पूछा जाता है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही किया गया है। दोस्तों जैसे कि देखेंगे जागीरदारी प्रथा हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जा करके, तो मैं आपको बताऊं कि पहले के शासक क्या किया करते थे, तो सैनिक के रूप में लोगों को रखते थे और उन्हें जो है एक क्षेत्र दे दिया करते थे कि तुम अब इस क्षेत्र में अपना उपजाओ या इसे पट्टा पर लगा दो और उससे जो आया हो अपना वो रखो। तो इस प्रकार से अगर हम दान देने की प्रथा की शुरुआत देखें, जो ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा की शुरुआत हुई है वह आपको सातवाहन वंश के अंतर्गत देखा जाता है, यहीं से शुरुआत माना जाता है। दोस्तों एक बार पुनः सुनेंगे कि सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा की शुरुआत हुई है। इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहीं से सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई। दोस्तों मान लीजिए कि आपको कोई क्षेत्र दे दिया जाए और उस क्षेत्र पर कहे कि आप जो करना चाहते हैं, उपजाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र के मालिक हैं और आप वह क्षेत्र किसी और को काम करने के लिए दे दिए, खेती के लिए दे दिए, कृषि के लिए दे दिए,
वैसी स्थिति में आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो यहीं से आप देखेंगे कि सामंतवादी प्रथा का भी शुरुआत देखा जाने लगा। उसके बाद यह अगर आप देखें तो अन्य शासक जैसे कि गुप्तकालीन काल में ये बहुत आगे बढ़ गया, बहुत इसमें जो है सब वृद्धि देखने के लिए मिली। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंशों के द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी हमें नाना घाट अभिलेख से मिलता है। उसके बाद जो कुछ सवाल देखे जाते हैं दोस्तों यहाँ से सातवाहन काल के सिक्के। तो सर्वप्रथम सीसा का सिक्का चलाने का श्रेय सातवाहन शासकों को जाता है। सर्वप्रथम सीसा का सिक्का चलाने का श्रेय सातवाहन शासकों को जाता है। साथ ही साथ इसने पोटिन का सिक्का भी चलाया। हालांकि अगर सिक्का की हम बात करें तो कांसा का भी सिक्का इसके द्वारा चलाया गया। लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, खास करके यही दो बिंदुओं से उठाया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वंश के अंतर्गत सीसा का सिक्का चलाया गया, तो वह सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया। या पोटिन का सिक्का किस शासक के शासन काल में चलाया गया, तो सातवाहन शासकों के शासन काल में पोटिन का सिक्का चलाया गया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हालांकि हमको आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहले यह बताना चाहिए था सातकर्णी प्रथम के बारे में। आइए फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। उन्होंने दक्षिणा पथ की स्वामी का उपाधि धारण किया था। यहाँ से सवाल आता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिणा पथ की स्वामी का उपाधि धारण किया। तो दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथ के स्वामी का उपाधि धारण किया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमने पुनः लिखा कि इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया है। कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र हमने आपको बताया कि इसका क्षेत्र जो यहाँ फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यानी महाराष्ट्र से लेकर के अगर हम आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तक आते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे भारत का नक्शा जब आप उठा करके देखेंगे तो भारत के नक्शा में आपको यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा हिंद महासागर और यहाँ मिलेगा आपको अरब सागर। यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, इसका क्षेत्र जो होता है, यह क्षेत्र इस ढंग से है। इसलिए कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं अरब सागर का। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो कार्ले का चैत्य यानी भोर घाट पूजा, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के निर्माण करने का श्रेय भी इसी वंश को जाता है। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, उसके बारे में भी देखें तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के पर मछली, शंख और जहाज का जो है सो चित्र छपा हुआ होता था। इससे इतिहासकारों ने यह अंदाज लगाया है कि इसका नेवल शक्ति, जल शक्ति काफी ज्यादा था। उसके बाद अगर हम सातकर्णी प्रथम के बारे में पुनः कहें तो इन्होंने जो सिक्का चलाया वह चांदी का सिक्का चलाया था। उस पर अश्व की आकृति यानी कि घोड़े की आकृति अंकित थी। जबकि अगर हम बात करें तो सातवाहन वंश के अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। दोस्तों आपके सामने हमने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग वंश के अंतर्गत
हमने आपको पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बारे में जानकारी दिया है। दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे राजवंश हैं जो ब्राह्मण वंश के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए हमने ब्राह्मण साम्राज्य का यहाँ पर चर्चा किया है। यानी ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये 3 प्रमुख ऐसे राजवंश हैं जो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हमने पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के चीज़ को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम बीपीएससी के तमाम चैप्टर को, तमाम विषय के चैप्टर को लेकर के चलेंगे और बिल्कुल उस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आप एक अच्छा नोट्स भी बना सकें और वह हर एग्जाम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर हमने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत इन 3 वंशों को देखा है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इससे संबंधित सवाल बनाएंगे तो सारे सवाल आपको बनेंगे। थैंक यू।